Hello students, welcome to Dia Educates. Smart Mind, Smart Solutions. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी तिवारी योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है, गोल गाइडर्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि अब हम आपका फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स में वो बहुत क्वालिफाइड है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट? तो हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उस पे बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आपको क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 2021. Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, and उनके पास 18 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैकल्टी रह चुके हैं, अनअकैडमी की फैकल्टी है, टीचिंग भारत की एक्स फैकल्टी रह चुकी हैं, एग्जाम फेयर की एक्स कंटेंट क्रिएटर है 11th और 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो बेसिकली हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम। हमारी कोशिश है कि आप अपने गोल अचीव कर पाए। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने एंड fill the above link given there and then you will join directly to our group that is दिया जेम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जेम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जेम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। So today we are starting with class 9 science chapter 10 gravitation part 1 question session. So students, हमने अपने previous वीडियो में हमने part 1 की थ्योरी पढ़ी थी, जहां पे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और हमने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, दैट इज F इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स अपॉन distance, square of distance between those two objects which we are considering. मीन्स हमारा जो फोर्स था दैट इज हमारा जो F था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पहले तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, जिन दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं और उनके बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज, हम अगर वो डिस्टेंस जी ले रहा है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बट बाद में हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का लगा के यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दिया था जी कांस्टेंट, जिसे हमने बाद में यूनिवर्सल गैस दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माना था, जिसकी वैल्यू थी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ये हमारी वैल्यू आई थी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हमने जो वो थ्योरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सेशंस करेंगे, जहां पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारी उस थ्योरी से रिलेटेड बन सकते हैं या आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इफ आपको उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। आपके डाउट्स मैं खुद क्लियर करूंगी। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है या आप कल को कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, सो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो नाउ मूव ऑन टू द सेशन, दैट इज मूव ऑन टू द
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे आज की वीडियो में जिनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्त टॉपिक्स आर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, जो हमने मतलब दैट इज जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था ग्रेविटेशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारी थ्योरी के टॉपिक्स थे अगर आपको याद हो। सो इससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी कि आपको वो आता है या आप उसे सॉल्व खुद कर पाते हैं या नहीं। तो अनलेस मैं तो आपको करा ही दूंगी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। The first question is the distance between two bodies become 6 times more than the usual distance the force becomes. Students, आपका जो distance है दो bodies का वो 6 times हो जाता है आपके usual distance से। जो आपका normal distance आप ले रहे हैं उससे 6 times हो जाता है। So आपकी जो force है वो क्या होगी? Students, अगर आपको ध्यान हो तो हमने force का फॉर्मूला क्या निकाला था कि हमारी जो फोर्स होती है that is directly proportional to product of the masses of two objects and the square of inversely proportional to the square of the distance between them. अगर उनका distance 6 times हो जाता है मीन्स अगर आपका distance 6d हो जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स आपकी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and it is 6d square, that is it is inversely proportional to 1 by 36d square. That means ये यहाँ से 1 by 36 times हो जाती है। That means यहाँ पे आपका फोर्स ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपकी जो फोर्स है वो 1 by 36 times हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हम डिस्टेंस लेते हैं वो स्क्वायर लेते हैं डिस्टेंस को। तो अगर आपका डिस्टेंस 6 टाइम्स हुआ तो 6 का स्क्वायर इज 36 और डिस्टेंस जो है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस 1 बाय डी स्क्वायर। सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन 36 टाइम्स, जस्ट दैट इज 1 बाय 36 टाइम्स। सो आपकी जो फोर्स है वो 1 बाय 36 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है? फर्स्ट इज अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंसेस, कि वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस पे अट्रैक्टिव होती है, या फिर अट्रैक्टिव एट स्मॉल डिस्टेंसेस, और थर्ड इज अट्रैक्टिव एट ऑल द डिस्टेंसेस, एंड द फोर्थ इज अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंसेस बट रिपल्सिव एट स्मॉल डिस्टेंसेस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है वो कैसे लगती है, क्या लगती है। फर्स्ट आपको बोलेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज डिस्टेंस पर अट्रैक्टिव होती है, सेकंड स्मॉल डिस्टेंस पर अट्रैक्टिव होती है, थर्ड इज सारे कोई भी डिस्टेंस हो चाहे लार्ज हो स्मॉल हो जैसा भी हो उस पर अट्रैक्टिव होगी, या फिर आपकी लार्ज डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव होती है और स्मॉल डिस्टेंस पे रिपल्सिव होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने रिपल्सिव फोर्सेस तो यहाँ पे पढ़ी नहीं है। हमने जो पढ़ा है वो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी डिस्टेंस पे हो सकती है, बॉडी चाहे पास हो चाहे वो दूर हो। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि बॉडीज पास होती हैं तो फोर्स आपकी ज्यादा होती है, लार्ज होती है तो फोर्स थोड़ी सी कम होती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव ही रहती है चाहे वो लार्ज डिस्टेंस हो चाहे स्मॉल डिस्टेंस हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज third option, that is attractive at all distances. So now move on to the next question. Newton's law of gravitation applies to, Newton law of gravitation जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स वो किस पे अप्लाई होता है? सो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी है, आपको भी पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हर बॉडी पे अप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी बॉडी हो किसी भी साइज की हो। सो हमारा जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें गिवन है दैट इज स्मॉल बॉडीज पे अप्लाई होता है, सेकेंड इज प्लांट्स पे अप्लाई होता है, थर्ड इज ऑल बॉडीज पे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, और फॉर सोलर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपको पता है स्मॉल बॉडीज या प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करता, वो हर एक बॉडी पे है। आप चाहे प्लांट्स को नीचे गिरे, हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि कोई फ्रूट अगर पक जाता है तो वो भी नीचे गिरता है, या आप कोई बॉल गिरेंगे तो भी वो नीचे आएगी, या आप खुद भी गिर जाएंगे तो भी आप नीचे ही आएंगे। सो बेसिकली कोई भी बॉडी हो चाहे उसका कोई भी साइज हो वो ग्रेविटेशन लॉ के अंडर आता है और उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि कोई भी बॉडी होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज उस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है। So now move on to the next question. So the next question is the gravitational force between two objects is F. If masses of both the objects are halved without altering the distance between them, then the gravitational force would become. Students, आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है अगर वो F है और आपके मासेस जो हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच जो मासेस हैं उनको हाफ कर दिया जाता है,
बिना उनके डिस्टेंस को छेड़े, मतलब आपने उनका डिस्टेंस को कुछ नहीं किया, बस उनका मास को हाफ कर दिया है, तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं, हमें पता है कि जो हमारी फोर्स होती है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे जो हमारे डिस्टेंस है हम उसे कुछ नहीं कर रहे, पर हमारे दोनों मासेस को हम हाफ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा एक मास m की जगह पे m/2 हो गया और दूसरा हमारा स्मॉल m/2 हो गया, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस कैपिटल M और स्मॉल m है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमारी फोर्स क्या बन जाएगी, दैट इज कैपिटल M/2 एंड स्मॉल m/2। सो ये आपकी यहाँ पर बन जाएगी आपकी फोर्स। सो यहाँ से आपका फोर्स क्या आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, that is F is directly proportional to capital M, that is product of the masses, and 4d square. So students, यहाँ से आपका क्या आ गया, अगर आप यहाँ से इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे, so इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है that is of 1/4. so यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि अगर आप फोर्स को चेंज करेंगे थोड़ा सा भी, तो सबसे ज्यादा चेंज किस पे आ रहा है, दैट इज फोर्स आपकी क्या हो रही है, फोर्स इज F/4, मतलब ये क्या हो रहा है, 1/4 टाइम्स ज्यादा हो कम हो जाएगी। दैट इज आपकी जो ओरिजिनल फोर्स है, आपकी जो अब फोर्स आई है वो उसका 1/4 टाइम्स है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये कहता है कि आपकी जो फोर्स है वो F/4 बन जाएगी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि आपकी जो फोर्स है अगर आप मासेस हाफ करोगे तो आपकी फोर्स क्या बन जाएगी, F/4. So now move on to the next question. So the question is, the earth attracts the moon with the gravitational force of 10 raised to power 20 newtons. So the moon attracts the earth with a gravitational force of first less than 10 raised to power 20 newtons, second is 10 raised to power 20 newtons or greater than 10 raised to power 20 newtons or 10 raised to power minus 20 newtons. So यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है उसका कहना है कि हमारी जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है मून को एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि 10 रेज़ टू पावर 20 न्यूटन्स है। सो मून अर्थ को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है 10 रेज़ टू पावर 20 न्यूटन से उससे कम होगी, सेकंड इज उसके इक्वल होगी, थर्ड इज उससे ज्यादा होगी, या फोर्थ इज कि वो नेगेटिव हो जाएगी, 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 न्यूटन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स का, वो क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में चाहे आप दोनों का ही मास पुट करते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस, ये मैटर नहीं करता कि उनके बीच में कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट हमें ये पता है कि फोर्स जो है वो इक्वल लगती है। सो अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो वही रहेगा दोनों का, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, चाहे हम मून की तरफ से लें या हम अर्थ की तरफ से लें। तो बेसिकली जो फोर्स है वो आपकी हमेशा सेम रहेगी, चाहे अर्थ मून को अट्रैक्ट करे या मून अर्थ को अट्रैक्ट करे, पर दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो हमेशा इक्वल रहेगी। सो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज फोर्स जो है आपकी 10 रेज़ टू पावर 20 न्यूटन ही लगेगी, चाहे मून अर्थ को अट्रैक्ट करे या अर्थ मून को अट्रैक्ट करे, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की तरफ से सेम ही लगेगी। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था स्टूडेंट्स, हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था हमारा जी। सो बेसिकली हमें जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि हमारा जी का फॉर्मूला क्या था। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या कहता था कि हमारे पास अगर हम दो बॉडीज कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज वन इज ए एंड नेक्स्ट इज बी, हमारे पास ए का मास है कैपिटल एम और जो हमारा बी का मास है वो स्मॉल एम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो हमारा d है, सो हमारी फोर्स क्या होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस of two objects and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So अगर हम इन दोनों को combine करते हैं, so force is directly proportional to the product of the masses of two objects and inversely proportional to square of the distance between them. जब यहाँ से अगर हम equal to का sign हटाते हैं, so यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, that is g constant and product of the masses as जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा है, बिल्कुल हम सेम पुट कर देंगे। तो ये जो था ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था जिससे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। यहाँ पर जो हमने जी इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो ये क्या था, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था हमारा, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू थी जिसको हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया था। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे जी की कांस्टेंट वैल्यू थी दैट वाज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11। फोर्स की जो हमारी दैट इज हमारी जो यूनिट्स है दैट वाज न्यूटन। तो यहाँ से हमारे जी के यूनिट्स क्या आए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपके जी के यूनिट्स आए थे। ये था हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो था वो ये था, जहां पे हमें बोला गया था इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडीज हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से। यहाँ पर फोर्स जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स यूनिट। सो हमने स्टूडेंट्स अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है कि हमने जी को कैसे फाइंड आउट किया था। हमारा जी जो था वो एफ से निकला था, तो ये क्या था, एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, जहां पे हमने दो बॉडीज ली थी जिनमें से एक का मास था एम, दूसरे का मास था स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था डी। ये हमारी दो बॉडीज थी। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू जी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड डिवाइड अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यहाँ पर जो आपका जी था वो एक कांस्टेंट था, तो यहाँ से आपकी जी की क्या आ गई वैल्यू, दैट इज यहाँ पे आपका फोर्स रहेगा, दैट इज ये m जो है ये आपके नीचे चल जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड d स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो ये आया था स्टूडेंट्स आपका g का फॉर्मूला। इसमें जब हमने सारी वैल्यूज पुट की दैट इज फोर्स g एंड m, सो आपकी g की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा, जो हमने क्या देखी थी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ये थी आपकी जी की वैल्यू, और इसके जो यूनिट्स थे वो क्या थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और वो क्यों थे, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट्स क्या हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, एंड मास मल्टीप्लाई बाय मास इज केजी स्क्वायर। सो ये थे आपके यूनिट्स। सो ये आ गई आपकी जी की वैल्यू, और ये रहे आपके जी के यूनिट्स। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is name the relation between force of gravitation and distance d between two bodies। so इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिलेशन था कि हमारे पास फोर्स और जो हमारा डिस्टेंस है, हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमें उससे ये चीज प्रूफ होती है। हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है, दैट इज कि अगर हम दो बॉडीज कंसीडर करते हैं, दैट इज यहाँ पे हमने दो बॉडीज कंसीडर की हैं, एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी। एक का मास है कैपिटल एम और बी का मास है स्मॉल एम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। सो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि आपकी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो था उसका रिलेशन डी से क्या था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के। सो बेसिकली एफ इज inversely, the force of gravitation F is inversely proportional to d square, और it is directly proportional to 1 by d square। so हम इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं, अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तो हम 1 by d square लिखेंगे, और इनवर्सली की बात करेंगे सो हम d square ही लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या होता है कि अगर d हमारा डिक्रीज करता है तो फोर्स इंक्रीज करेगी, और अगर हमारा d square इंक्रीज करता है तो हमारी फोर्स उस टाइम पे डिक्रीज करती है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। हमें एक ऐसा लॉ बताना है जिसे हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने एक ही लॉ पढ़ा है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो बॉडीज हमारी जो अर्थ है या फिर जो भी है, कोई भी बॉडी हमारे यूनिवर्स में दूसरी कोई भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दो बॉडीज जो हम कंसीडर कर रहे हैं उनके मासेस के, उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू बॉडीज व्हिच वी आर कंसीडरिंग, जिन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो ये जो हमारा है उसे हम यूनिवर्सल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे एक जी की वैल्यू दैट इज
ये जो हमारा g है ये हमारा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि हमेशा सेम रहता है, जिसकी वजह से हम इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि हर जगह अप्लाई होता है और ये चीज चेंज नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। सो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the force due to which objects flying in air come back to ground after some time. वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो एयर में फ्लाई कर रहा है वो अल्टीमेटली जो है वो ग्राउंड में कुछ टाइम के बाद आ जाता है, मींस वो कहीं पे भी फ्लाई कर रहा है वो आफ्टर सम टाइम अर्थ पे अट्रैक्ट हो जाता है, या फिर अर्थ के सरफेस पे जो हमारा ग्राउंड है वहां पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है वापस ग्राउंड पर कुछ टाइम बाद, चाहे अब कोई भी चीज फ्लाई कर रही हो आफ्टर सम टाइम ग्राउंड पर आ जाती है। सो वो फोर्स हमारी कौन सी है? दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो उस पे एक्ट करती है वो ग्रेविटी एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपकी ग्रेविटी एक्ट करती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लाई कर रहा है या अर्थ के सरफेस से दूर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हमें ये चीज हमें पता है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तरफ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Gravity helps the earth to stay in orbit around the sun. True or false? तो स्टूडेंट्स आपको आप बताइए खुद की जो ग्रेविटी है, ये तो जनरल क्वेश्चन आप भी कहेंगे मैम ये तो आपने क्या पूछ लिया, ये तो हमें जनरली पता है कि अर्थ के पास जो हमारा सन है बेसिकली उससे अर्थ जो ऑर्बिट में घूमती है सन के अराउंड, ये आपका सन है और हमें पता है सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो अर्थ भी रिवॉल्व करती है। सो ये इस ऑर्बिट में बंधी हुई है ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हेल्प करती है इस ऑर्बिट में बंधे रहने पर कि वो इस ऑर्बिट पर ही मूव करे। सो दिस इज ट्रू और नॉट? सो स्टूडेंट्स दिस इज अ ट्रू, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा ट्रू होती है कि जो अपनी ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे स्टे है, अपने ऑर्बिट पर ही रहती है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The force of gravitation between two objects depend on the nature of medium. So आपकी जो force of gravitation है वो depend करती है दो objects के बीच में nature of medium पे कि medium कैसा है, ये जो आपकी statement है ये true है ये false है। So students this statement is false, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये है false, क्योंकि आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। हमने जो पढ़ा है दैट इज की फोर्स जो है वो मासेस पे डिपेंड कर रहा है या फिर वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर पे डिपेंड करता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट्स। वो किसी भी एंगल से मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, सो द स्टेटमेंट इज false. So now move on to the next question, that is, so the question is, this is assertion reasoning जहाँ पे आपका assertion दिया हुआ है that is gravitational potential of earth at every place on its negative, कि gravitational potential earth की हर एक place पे negative होता है, and the reason is कि everybody on earth is bounded by the attraction of earth, कि हमारी जो earth है earth में जितनी भी bodies हैं वो सारी bounded है by the attraction of earth। so यहाँ पे जो आपको assertion दी हुई है वो भी true है स्टूडेंट्स, और जो आपको रीजन दिया है वो भी आपका ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें अट्रैक्टिव है नेचर में, जिसकी वजह से वो हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है और हर बॉडी बाउंडेड है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर एक बॉडी बाउंडेड है कि वो अर्थ की तरफ attract होगी। So both are true and the reason is correct explanation of this assertion. So now move on to the next question. Here assertion is gravitational force between two particles is negligibly small compared to the electric force, कि दो particles के बीच में जो gravitational force है वो negligibly small होती है, इतनी ज्यादा कम है electrical force के सामने कि हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो रीजन है वो ये कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ही एक्सपीरियंस की जाती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो यहाँ पर एजर्शन दी हुई है और जो रीजन दिया हुआ है वो दोनों ही सही है। ये assertion सही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और जो आपको रीजन दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में आती है, ये भी रीजन ट्रू है, पर हमारी assertion को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारी assertion ट्रू है उसके लिए ये रीजन करेक्ट नहीं है। ये तो जनरल रीजन है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगती है, पर ये हमारी assertion को
एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्मॉल है। सो यहाँ पर बेसिकली रीजन जो है दैट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारी assertion का। सो हमारी बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्या है assertion की, वो ये है दैट इज फॉर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं सो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नहीं करती, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ के ऊपर लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेग्लिजिबली, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वो है ही चार्जेस के लिए। सो बेसिकली इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो स्टूडेंट्स अब तक हम इतने क्वेश्चन में हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन कर चुके हैं कि ये तो बहुत इजी, आप भी कहेंगे क्वेश्चन क्यों चूज किया गया, पर वहां पे हम कोई और चीज सॉल्व कर रहे थे। तो हमें जरूरी है कि हमें पता हो, अगर हमें सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव करने को आता है तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो स्टूडेंट्स, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे बताएंगे। सो ये क्या स्टेट करते हैं, स्टेटेड दैट, हम इसे प्रॉपर लिखेंगे जैसे हम आप इसे एग्जैक्टली एग्जाम में लिख सकते हैं। एवरी पार्टिकल, कि वो कोई भी पार्टिकल हो, अट्रैक्ट्स, वो अट्रैक्ट करेगा एवरी अदर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो वो अट्रैक्ट करेगा कोई भी दूसरे पार्टिकल को इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा with a force which is directly proportional to the product of their masses. So first वो किसके proportion होगा, it is directly proportional of the प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो प्रोडक्ट है उन दोनों का, उसके प्रोडक्ट के, दैट इज दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बेसिकली उन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगा वो उसके इक्वल होगा। सो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला क्या आता है वो ये आता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा फॉर्मूला वो ये बनेगा। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये तो कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, फॉर्मूला तो इक्वल टू में आता है, तो हम इसमें वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। तो जब हम इसमें इक्वल टू में चेंज करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज जी, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वल टू के साइन लगाने पर। सो ये आपका आ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे जो एफ है वो आपकी फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। जो आपका जी है दैट वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो m है यहाँ पे दोनों मासेस हैं, कैपिटल M is the mass of one object and the small m is the mass of second object and d is the distance between the centers of two objects. So students, आपको अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ आपको आ जाता है लिखने को, तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, आप इस तरह से इसे फॉर्मुलेट करेंगे और यहाँ पर आप हर एक चीज लिखेंगे ऐसे करके, दैट्स वेयर आपका f क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है आपका मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, स्मॉल m क्या है आपका मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड जो आपका d है और आप इसे r जो भी आप लिखते हैं व्हिच इज डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट। सो आप ये हर चीज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखेंगे और इस तरह से आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पूरा लिखेंगे विद द स्टेटमेंट। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? सो द कांस्टेंट इन न्यूटन्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने कहाँ पढ़ा था, हमने इसके बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से की थी? तो हमारी जो इसकी स्टार्टिंग थी वो हुई थी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, जो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, वहां पे हमने एक जी को इंट्रोड्यूस किया था इक्वल टू लगाने पर, जहां पे जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने एक जी को इंट्रोड्यूस किया था जो हमारा ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट था. सो बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है हमारा. इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह लिखेंगे, दैट इज द कांस्टेंट इन न्यूटन. हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें वो एक कांस्टेंट है, दैट इज अ कांस्टेंट इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेटिंग ग्रेविटी टू द मासेस, जो कि ग्रेविटी को मास और सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट करता है. रिलेट किसे करता है? दैट इज रिलेटिंग ग्रेविटी टू द मासेस, जो ग्रेविटी को रिलेट कर रहा है मासेस के साथ. एंड सेपरेशन बिटवीन देयर डिस्टेंस, जो उन दोनों पार्टिकल्स जो भी उनके मासेस है उनसे रिलेट करता है. और सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स की, वो जो हम पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं उन पार्टिकल्स की सेपरेशन से. और जो इक्वल किसके होता है? इक्वल होता है उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, और जिसके यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और न्यूटन मीटर केजी इनवर्स स्क्वायर. ये हमारे यूनिट्स है, ये हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू. सो बेसिकली कैसे निकलता है वो? एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट्स. तो ये जो है हमारा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फॉर्मूला है जो हमारा निकलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. So now move on to the next question. What will happen to the gravitational force between two bodies if masses of one body is doubled? अगर हमारी एक बॉडी का मास डबल हो जाता है, सो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है उसमें क्या चेंज आएगा? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन. सो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. यहाँ पे हम किसी एक मास को कंसीडर करते हैं, सपोज हम कैपिटल एम को करते हैं, सो हमने यहाँ पे इस मास को डबल कर दिया. सो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मासेस. तो यहाँ पे क्या हुआ? जो आपकी फोर्स थी ऊपर वाली उसका ये ट्वाइस हो गया. तो यहाँ पे क्या आया? बेसिकली फोर्स आपकी मास डबल करने की वजह से डबल हो गई. सो हम क्या लिखेंगे? अगर आप अपना मास और एक भी किसी बॉडी का मास ऑफ वन बॉडी इज इफ मास ऑफ वन बॉडी इज डबल्ड, अगर आप किसी भी एक मास को डबल करते हैं सो आपकी फोर्स इज ऑल्सो डबल, आपकी फोर्स भी डबल्ड हो जाती है मास को डबल करने से. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What does a small value of g indicate? g की स्मॉल वैल्यू आपको क्या इंडिकेट करती है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा g की जो वैल्यू है वो क्या है? 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर. स्टूडेंट, जब भी आप कोई वैल्यू लिखते हो और आपको पता है कि वो वैल्यू जो है उसके यूनिट्स हैं, अनलेस उसके यूनिट्स नहीं है तो आप ना लिखो, बट अगर उसके यूनिट्स हैं और आप उसकी कोई वैल्यू लिख रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी यूनिट्स भी लिखो साथ में. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे इट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11. ये -11 हमें बताता है कि जी की जो वैल्यू कितनी ज्यादा स्मॉल है. तो ये वैल्यू क्यों स्मॉल है? जो इसकी स्टूडेंट्स एक्चुअली जो स्मॉल वैल्यू है वो ये इंडिकेट करती है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है दो ऑर्डिनरी साइज के बीच में, वो बहुत ही वीक फोर्स है, क्योंकि आपकी पूरी फोर्स जो है वो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है बेसिकली. तो ये इतना स्मॉल है कि वो फोर्स बहुत स्मॉल हो जाती है. यहाँ से हमें पता लगता है कि जो जी की ये स्मॉल वैल्यू है ये इंडिकेट करती है कि आपकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो दो ऑर्डिनरी साइज ऑब्जेक्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा कम होती है. अगर वो साइज जो है बहुत कम है, या तो आपका मास बहुत ज्यादा होना चाहिए कि वो उस वैल्यू को निग्लेक्ट कर सके और वो कुछ वैल्यू आ सके, अनलेस वो बहुत ही कम हो जाता है. क्योंकि अगर आप दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट साइज लेते हैं जो कि बहुत छोटे हैं, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, फोर्स और कम लगेगी. जो इसलिए हम कहते हैं कि छोटा ऑब्जेक्ट होने की वजह से जो आपकी फोर्स है वो और छोटी हो जाती है. सो बेसिकली हम इसका रीजन ये लिखेंगे, दैट फर्स्ट हम यहीं से लिखेंगे, स्मॉल वैल्यू ऑफ जी इंडिकेट्स दैट क्या आएगा? दैट the force of gravitational, that is force of gravitational attraction between two ordinary, आप स्टेटमेंट को एग्जैक्टली यही लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्डिनरी sized objects is
वेरी वीक फोर्स, वो बहुत ही, इसलिए हमने स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ा कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा वीक होती है, तो बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। सो ये है आपकी स्टेटमेंट, आप ये लिख सकते हैं कि अ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी इंडिकेट्स दैट द force of gravitational force of attraction between two ordinary size objects is very weak force. So now move on to the next question. That is, what is the magnitude of gravitational force exerted by a 15 kg mass on a 25 kg mass separated by distance 25 centimeter? What is the acceleration produced on each mass? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि आपको बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, दैट इज एफ, जो कि आपको निकालनी है कि एक 15 केजी मास एक 25 केजी मास पे क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, जिनको आपने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया है, एंड उनके बीच में जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो क्या है। अगर आपकी एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, G m1 फर्स्ट का मास, m2 सेकंड का मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर जो ये आपके मासेस हैं, ये आपके फर्स्ट बॉडी का मास है m1, m2 मास है सेकंड बॉडी का, और आपका डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में आता है और आपका मासेस kg में आते हैं। सो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपको गिवन है 25 kg मास, 15 kg मास आपको गिवन है, यहाँ पर आपको 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट ये जो डिस्टेंस है आप उसको चेंज करेंगे इन मीटर्स, तो आपका जो डी आपका डिस्टेंस है वो आपको क्या दिया गया है 25 सेंटीमीटर, इसको आप डिवाइड करेंगे बाय 100 ताकि आप इसे मीटर्स में चेंज करें। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.25 मीटर। सो आपको यहाँ पे इसे पुट करना है, सो फोर्स क्या आ जाएगी इक्वल्स टू 6.67, जी की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11, फर्स्ट का मास क्या है 15 एंड सेकंड मास क्या है 25 kgs, और जो डिस्टेंस है वो क्या है 0.25 का स्क्वायर, सो इट इज 0.25 स्क्वायर। सो यहाँ से स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो ये क्या आएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11, 15 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो ये आ जाएगा 375, एंड जब आप 0.25 का स्क्वायर करेंगे सो वो क्या आएगा 0.0625। सो ये आपकी फोर्स आ गई न्यूटन्स में। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे सो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 40038 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन्स। सो ये जो है आपकी फोर्स आ जाएगी जो आपकी इन दोनों के बीच में लग रही है, दैट इज 40038 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन्स। फ्रॉम हियर वी कैन यूज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज आपका जो हमारी सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स की हमने देखी थी, जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में फोर्स में पढ़ा था कि आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट्स। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला था जो आपने वहां में पढ़ा था। तो यहाँ पर आप दोनों का मास पुट करेंगे, सो मास क्या है आपका स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपके दो बॉडीज जो हैं वो आपकी सेम होगी, जो फोर्स होगी वो दोनों बॉडीज पे सेम लगेगी। सो जो डिफरेंस होगा मासेस का है विल बी इन द मास, जो डिफरेंस है बेसिकली मासेस पे है, फोर्स में नहीं है, फोर्स उतनी रहेगी, मासेस का डिफरेंस है। सो फॉर 15 kg मास क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अगर पहले बात करते हैं फॉर 15 kg, फोर्स तो आपकी सेम रहेगी, बेसिकली मास आपका चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। सो फर्स्ट आप दोनों ही मासेस के लिए देखेंगे तो फोर्स क्या होगी आपकी सेम रहेगी, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इसके लिए F अपॉन m। सो यहाँ पे F क्या है आपकी, फोर्स क्या आई है, दैट इज फोर्स क्या है स्टूडेंट्स आपकी 40038 multiplied by 10 raised to power -11 divided by the mass that is 15 kgs. So यहाँ से आपकी acceleration क्या आ गई 2669.2 multiplied by 10 raised to power -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर acceleration आ गई। अब बात करेंगे अब सेकेंड बॉडी की जो आपकी 25 kgs की है, तो सेम फॉर्मूले से हम उसकी भी acceleration निकालेंगे, फोर्स को हम पुट करेंगे, मास 25 लेंगे, सो आपकी acceleration क्या आ जाएगी, acceleration इज 1.6 multiplied by 10 raised to power -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमने एक्सेलरेशन भी दोनों की फाइंड आउट कर ली एंड इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी फाइंड आउट कर लिया, और उसी फोर्स के थ्रू आपका ये फॉर्मूला है, दैट इज हम दोनों की एक्सेलरेशन निकाल पाए हैं। सो हमने इस वीडियो में क्लियरली पढ़ा, हमने वो हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो इस
हमारे पर्टिकुलर जो हमने थ्योरी पढ़ी है प्रीवियस वीडियो में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, इफ अगर आपको स्टूडेंट्स और कोई क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या आपको उनमें कोई भी डाउट है, सो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में टाइप करिए एंड कमेंट करिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके आपको उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि वो क्वेश्चन क्या है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सो विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, सो आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। So me Mansi signing off. We meet in the next video with a new session. Till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information, please visit on our website, that is diyaeducates.com.